हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ट्रायंगल के पार्ट टू को ही ट्रायंगल में हम त्रिभुज में पार्ट 2 चलते हैं और पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की। अब हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का देखिए 3 वर्ड फ्रेंड्स, 3 वर्ड्स हैं। पहला आइडेंटिकल, दूसरा कॉन्ग्रुएंट, तीसरा सिमिलर। तो ये सिमिलर जो वाली बात है कि दो त्रिभुज दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, उनकी सिमिलरिटी का क्या रूल है, सिमिलैरिटी, ये हम पढ़ेंगे 10th क्लास में 10th में। अभी हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे इसकी। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, समान, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी होता है सर्वांग सम। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये सब होगा उसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। तो हमें कहना यह है कि हम फिलहाल स्टडी करेंगे आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट। आइडेंटिकल का मतलब कॉन्ग्रुएंट दोनों ये एक ही बात है। सिमिलरिटी हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम सर्वांग सम की बात कर लेते हैं कि सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, आइडेंटिकल कब होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आगे पड़ेगी जिसे मैं पहले बता दे रहा हूँ, संगत या करेस्पॉन्डिंग। इस वर्ड का बार बार यूज होगा। और दूसरा वर्ड होगा अंतर्गत, इसका मतलब इन बिटवीन। ये दोनों वर्ड्स बहुत आराम से समझने हैं। अगर ये समझ में आ जाते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला बिल्कुल समझ। हिंदी में अगर हम बात करें, समझते हैं अब इसे। हिंदी में सर्वांग सम, इसको संधि विकसित करें इसकी, सर्वांग सम, सर्वांग सर्व प्लस अंग प्लस सम। इसका मतलब सभी अंग जिसके समान हो, सभी अंग जिसके समान हो। यानी कि दो त्रिभुज ऐसे करके दिए हुए हैं, इनको हम सर्वांग सब तभी कह सकते हैं, मान लीजिए इनके नाम हैं ABCDEF। दोनों त्रिभुज सर्व अंग समान, यानी कि सभी अंग इनके समान हो। लेकिन उसके लिए एक कंडीशंस आगे पड़ गई कि वो समान कैसे हों, सभी अंग समान कैसे हों। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मिरर देखते हैं शीशे में, तो होता क्या है, मान लीजिए ये वाला आपने टच किया तो शीशे में जो ये वाला टच है वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड से, वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। ये वाला टच किया तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है जो आपको वहां दिख रही होगी। ठीक है, मिरर में दूसरी साइड में दिखेगी वो जाकर के, तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक, करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत। यहां समझ लीजिए कि ये दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF। ध्यान दीजिए, लिखने पर भी ध्यान दीजिएगा। ये AB जो साइड है ये करस्पॉन्डिंग है DE के, BC करस्पॉन्डिंग है EF के, और CA या AC DF या FD के करस्पॉन्डिंग है। यानी कि ये करस्पॉन्डिंग है इसके। ठीक है, अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब एक ट्रायंगल में कितनी चीजें होती हैं, 3 साइड होती हैं, 3 सीड्स होते हैं जिन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं, और 3 एंगल होते हैं। तो हम वर्टेक्स की भी बात छोड़ दें तो कितने अंग हुए एक त्रिभुज में, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स, 3 साइड्स। ठीक है, तो वर्टिसेस की बात को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास बात बची एंगल और साइड की। तो 3 एंगल और 3 साइड। सर्वांग सम हम तब कहेंगे तो एक त्रिभुज के कितने अंग हो गए, 3 एंगल हो गए, 3 साइड्स हो गई, 6 चीज हो गई। 6 चीजों को दूसरे त्रिभुज के 6 चीजों के बराबर हो जाए तो हम उसे सर्वांग सम कह देंगे।
यानी कि एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए, और एंगल ये डी ए डी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कह देंगे और उसके लिए इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है सर्वांग सम को रिप्रेजेंट करने का साइन। ठीक, कैसे? सर्वांग सम को रिप्रेजेंट करने का साइन एक ऐसे करेंगे, आड़ी लाइन और दो सीधी लाइन। अगर दो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब यहां पे थोड़ा सा और ध्यान देना है, थोड़ा डीपली लेके चल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने कह दिया त्रिभुज ए बी सी और दूसरी तरफ कह दिया त्रिभुज डी एफ ई, देखिए दोनों ही त्रिभुज डी ई एफ और डी एफ ई, डी ई एफ डी एफ ई, हम एक ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इज इट? समझ पा रहे हैं? एक ही त्रिभुज है, चाहे तो हम इधर से बोल दें इसे, चाहे हम इधर से बोल दें इसे, बट त्रिभुज एक ही है। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जो ये एंगल था ई, उसकी जगह पर एंगल एफ शिफ्ट कर गया। अब हम एंगल एस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ ई, तो वो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे करके कह देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ एंगल ये वाला है और बी एंगल ये वाला है। इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के संगत नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है। समझ पा रहे हैं? तो ये संगत होगा, इसका मतलब ये आपका बराबर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संगत का मतलब वो उसी साइड में होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाले हैं तो ऊपर वाला ही होना चाहिए, वो उसके संगत ही होना चाहिए। अंतर्गत का मतलब इसका और मैं बता दे रहा हूं कि अगर ये दो लाइनें हैं तो इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये एंगल इन दोनों लाइनों के बीच बना हुआ है, इस लाइन और इस लाइन के बीच, इसका मतलब ये अंतर्गत एंगल है, अंतर्गत। ठीक है, इन बिटवीन। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। तो अब रिप्रेजेंटेशन हो गया, सर्वांग सम क्या होता है ये भी हो गया। अब सर्वांग सम होने के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास 6 चीजें हैं, अब 6 चीज़ों को लेकर के हम बार बार करें, इस एंगल को इसके बराबर करें या कोई भी तीनों एंगल्स को बराबर करें, फिर हम तीनों साइड्स को बराबर करें, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास बहुत इजी मेथड है, और इजी मेथड में क्या है, सर्वांग समता, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्लियर करने के लिए हमारे पास 4 कहें हम 5 मेथड हैं, और पांचों को बारी बारी से देख लेते हैं 1 बाई 1। पहला नंबर 1 SAS। देखिए करेस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखेंगे, करस्पॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, जहां करस्पॉन्डिंग बोला जाए वहां करस्पॉन्डिंग। SAS का मतलब दो त्रिभुज, हम बात हमेशा दो ही त्रिभुज की कर रहे हैं, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या उनमें सर्वांग समता होगी यदि उनकी दो भुजाएं, 2 साइड्स, और उन 2 साइडों के अंतर्गत एंगल्स यानी कोण, इन बिटवीन एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये 2 ट्रायंगल अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे, ABCDEF, ये बराबर होंगे अगर इनकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए। क्या क्या? 2 भुजाएं बराबर हों तो 2 भुजाएं बराबर हो गई। अंतर्गत, उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो एंगल है, ये एंगल
ये बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ। ठीक, ये रही पहली कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, इसी में इसके साथ ही इन भुजाओं को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में ही बता रहा हूं मैं, एस एस ए लिख दो या ए एस एस लिख दो। ठीक, इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं। दो साइड एक एंगल, एक एंगल दो साइड, लेकिन उनमें रहेगा यही कि वो अंतर्गत होने चाहिए, कोण जो है उन दोनों के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा आता है ए एस ए, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ऊपर वाला साइड एंगल साइड। एंगल साइड एंगल में क्या कहते हैं, दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हों, यानी दो त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हों, दो कोण बराबर हों, टू एंगल्स, दोनों त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर हों और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हो। अंतर्गत भुजा, भुजा का मतलब साइड, इन बिटवीन साइड, साइड बराबर हो। ठीक, कैसे, दो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिए, दो कोण बराबर हो, मान लीजिए ये कोण है और ये कोण है, इसको ऐसे कर दें क्योंकि संगत में ही आने हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा ये वाली यानी बी सी, इट शुड बी इक्वल टू द ई एफ, ये भुजा इसके बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। दो कोण, दो कोण, दो कोण, अंतर्गत भुजा, यानी ये इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा, ये ही भुजा है जो इन दोनों कोणों के अंतर्गत है। इस कोण, ये वाली भुजा की बात करें तो ये इसके इससे तो है, लेकिन इसके अंतर्गत, इस कोण के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, तीसरी में हम बात करते हैं ए ए एस, ए ए एस मतलब दो कोण और संगत भुजा बराबर होनी चाहिए। दो कोण, टू एंगल्स। अब आ गई संगत भुजा, संगत यानी करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग साइड भुजा है ना, संगत भुजा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, बराबर हों। ठीक, तो वो कैसे, मान लीजिए ये दो कोण हैं, ये दो कोण हैं, ये तो दोनों कोण बराबर हों, ये इसके बराबर हो, ए बी सी डी ई एफ, ये बी एंगल ई एंगल के बराबर हो और सी एंगल इसके बराबर हो। ठीक है, और ये साइड इस साइड के बराबर हो, संगत, ये वाली इसके बराबर ना हो बट ये वाली इसके बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं, करस्पॉन्डेंट हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट ट्रिपल एस, फोर्थ ट्रिपल एस, इसका मतलब साइड। दोनों त्रिभुजों में जो दो त्रिभुज हैं आपके, उनमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं
दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। लेकिन अगर इसमें हम लगा दें कि संगत, तो बहुत अच्छी बात है, संगत भुजाएं बराबर हों, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों, तीनों साइड्स बराबर हों। जैसे ये हमने लिया, ये हमने लिया, तो इसकी ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, RHS, इसको कहते हैं राइट एंगल। अगर आपका त्रिभुज, दोनों त्रिभुज राइट एंगल्ड हैं तो उनमें हाइपोटेनस, जिसे हम कर्ण कहते हैं, और S मीन साइड। राइट एंगल त्रिभुज में एक का कर्ण दूसरे के कर्ण और एक की साइड दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, साइड भी साइड करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो जाती है तो हम उसे सर्वांगसम कह देते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर? इसको हम इस वाले पोर्शन को अगर कोई ऐसे लिखना चाहे, HRS डजंट मैटर, कोई SHR, कोई बात नहीं, इसको हम कैसे भी लिखें ये जो कि तो रहेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है कि इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर हो गया। AAS करके लिखेंगे तो दो कोण और उनकी संगत भुजाएं आ जाती हैं। ASA में दो कोण होंगे लेकिन उसकी अंतर्गत हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके बारे में, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। जो त्रिभुज का आज हम इसको त्रिभुज को जो थ्योरी पोर्शन है उसे हम फिनिश कर ले रहे हैं, और इसके जो पार्ट 2 का कंक्लूजन है वो क्या आया उसे हम एक एक करके देखे ले रहे हैं। बस 2 मिनट का काम है। कंक्लूजन, इस पढ़ाई का जो कंक्लूजन आया उसे देख ले रहे हैं नंबर बाय नंबर। पहली बात, टू फिगर्स कॉन्ग्रेंट होंगी, अभी बताया है, कॉन्ग्रेंट होंगी अगर क्या हो, उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। एक ही आकार हो तो देखिए आकार जो मिलता है वो कोणों से मिलता है, माप में जो आती हैं वो साइड्स आती हैं, वही हमने कहा था। तो ये पहला कंक्लूजन। दूसरी बात क्या आती है, थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, समान त्रिज्या, इक्वल रेडियस सर्कल सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है। नंबर 3, समान त्रिज्या वाले दो अगर वृत्त लिए हैं हमने, सर्कल लिए हैं, तो वो सर्वांग। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। समान भुजाओं वाले, समान भुजाओं वाले दो वर्ग, क्या हुआ इसका मतलब, इक्वल साइड्स स्क्वायर जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट सर्वांग सम होंगे। ठीक है। इक्वल साइड्स के जो दो वर्ग होंगे वो सर्वांग सम होंगे। जो सांकेतिक रूप से हम सर्वांग सम की बात करते हैं वो जैसे त्रिभुज ट्रायंगल ABC, सर्वांग संग है त्रिभुज PQR, लेट इट। तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, एक कर्व लाइन और दो सिंपल लाइंस। नंबर 5, फिफ्थ में कहते हैं वही पहला SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड
यानी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों, उनके अंतर्गत कोण बराबर हों। ए एस ए, दो एंगल और उनके अंतर्गत साइड, टू एंगल बिटवीन साइड इक्वल हों। यहां टू साइड बिटवीन एंगल बराबर हों। ठीक है। 7 ए एस, टू एंगल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो वो सर्वांग सम होंगे। नंबर 8, कंक्लूजन कर रहे हैं इसका बस, और कोई बात नहीं है। ट्रिपल एस, दोनों त्रिभुजों की करेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों। ठीक है। नंबर 9, आर एच एस, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एंड करेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो। हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही होगा, 90 डिग्री के सामने का एंगल होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो। नंबर 10, 10वें नंबर पे हम चलते हैं। तो 10वें नंबर पे हमें मिलता है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये कोई त्रिभुज है, इसके अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ। 11 नंबर, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वही बात आ गई, त्रिभुज के अपोजिट साइड बराबर हैं तो उनके एंगल बराबर होंगे, और अपोजिट एंगल बराबर हैं तो अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। ठीक है। समबाहु त्रिभुज जो होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु इसका मतलब इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होगा उसका जो कोई भी एंगल होगा उसका वो 60 डिग्री का होगा, यानी न्यून कोण होगा। समबाहु त्रिभुज के जो भी एंगल होंगे, जितने भी एंगल होंगे, वो सब के सब 60 डिग्री के होंगे। किसी त्रिभुज में लंबी भुजा जो होगी, यानी बड़ी भुजा हो, उसके सम्मुख का कोण बड़ा होगा। अगर कोई त्रिभुज है ये इस तरह से, तो ये लंबी भुजा है तो ये कोण भी बड़ा ही होगा, बड़ा। ठीक है। लंबी भुजा के सामने का कोण, अपोजिट एंगल ऑफ द ग्रेटर साइड विल बी द ग्रेटर। किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख की भुजा बड़ी होती है, वो उसका वाइस वर्सा होगा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पढ़ चुके हैं हम। मतलब किसी त्रिभुज में अगर वो त्रिभुज है तो ये त्रिभुज की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि त्रिभुज होना है तो उसकी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। अगर ऐसा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तो वो त्रिभुज बनेगा, वरना वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा ट्रायंगल की जो थ्योरी थी, ट्रायंगल की जो त्रिभुज की पार्ट 2 में हम थ्योरी लेकर आए थे, वो थ्योरी लगभग फिनिश हो चुकी है। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को करेंगे नेक्स्ट में, वो भी एक दो को टच करके चलेंगे जो भी है। उसके बाद फिर आगे आप ट्राई करेंगे।
बुक जिसको मैं लेकर के चल रहा हूँ वो है एनसीईआरटी की बुक। उसका डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रीली आप एकदम फ्री वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो वी आर रिक्वेस्टिंग यू, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल क्विक इजीली डन इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपकी इस संबंधी जो भी वीडियोज़ हैं वो मैथ मैजिक नाम से प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेंगी। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। ओके, थैंक यू।